जिस नेपाल को ना अंग्रेज कभी गुलाम बना सके, ना मुगल कभी उसको जीत पाए, वो नेपाल जहां के बहादुर गुरखा सैनिकों का इतिहास पूरी दुनिया में याद किया जाता है, उस नेपाल में भ्रष्टाचार, वंशवाद के कारण जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है वहां की सड़कों पर, उसको देखकर सब हैरान है। नेपाल में आखिर क्या चल रहा है? पहले वहां की सरकार की चुप्पी, जो भ्रष्टाचार पर चुप रही, वहां पर होते गोलीबारी पर चुप रही, जिसमें 20 युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। अब चीन की चुप्पी जो नजर आ रही है, केपी ओली का इस्तीफा आ गया, वहां पर जिस तरह का दबाव हर तरफ से बना उसमें इस्तीफा आ गया। लेकिन जो चीन की चुप्पी, वो चीन जो नेपाल का बेहद करीबी है, वो चीन जो ओली के बेहद करीबी है, वहां से जो चुप्पी सुनने के लिए मिल रही है, जो सन्नाटा है, वो चीर रहा है इस समय। इस्तीफे के बाद भी चीन क्यों चुप है? नेपाल में होते विद्रोह पर इस चुप्पी का मतलब क्या है? पिछले साल चौथी बार नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद केपी शर्मा ओली परंपरा तोड़ते हुए भारत की जगह चीन चले गए। चीन परस्त ओली ने तब सपने में नहीं सोचा होगा कि 2 दिन से भी कम समय में जनता उन्हें गद्दी से चलता कर देगी, उनका घर जला देगी। ये नेपाल के प्रधानमंत्री का पद छोड़ चुके केपी शर्मा ओली का घर है, जो जनता के गुस्से का निशाना बना। नेपाल के भक्तपुर के बालकोट में नेपाल के 4 बार प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली के घर को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला। खबरदार करता सवाल यह है कि चीन के एजेंट बन चुके केपी शर्मा ओली का अब क्या होगा? जनता की नजरों से गिर चुके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को क्या चीन बचाएगा? क्योंकि जनता उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। 1 साल होगा, 2 साल होगा, लगभग 14 से 15 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन डेवलपमेंट नाम पर 0 हुआ। अभी तक कुछ हुआ नहीं, सिर्फ करप्शन ही हो रहा है। आप डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हम नहीं चाहता है कि इनका शासन, हम नहीं चाहता है, हम टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। नेपाल का आम आदमी निराश हो चुका है। उसने अपना फैसला सुना दिया कि वो अपने नेताओं की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। इसलिए उन्होंने उस संसद को भी जला दिया जहां कभी केपी शर्मा ओली जैसे नेता हंसी मजाक करते रहे। नेपाल की ये वही संसद है जहां नेता हंसते थे और दावा है बंदरबाट का रास्ता खोजते थे और जनता रोने के लिए मजबूर होती थी। खबरदार करता सवाल है कि जनता से मजाक करने वाले केपी शर्मा ओली क्या अब जान बचाने के लिए विदेश जाएंगे? क्या वो चीन जाएंगे या फिर पाकिस्तान होते हुए दुबई निकलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तब है कि वो जनता से कब तक बच पाएंगे? We have listened that he has flew to Dubai. No worries, there are a lot of Nepalese people in Dubai. They will find him even if he dig and even if he get inside the hole or borrow the hole for himself. If he hide in the bunker, no worries, our Nepalese will find him and he should pay for all this that has happened here. नेपाल में जनता को सब ने लूटा, जिसे जब मौका मिला उसने अपना घर भरा। नेपाल के लोगों ने संसद में ऐसी बंदरबाट देखी जिसने धीरे धीरे सारे नेताओं को नजरों से गिरा दिया। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है, ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। नेपाल के नेताओं ने लोकतंत्र को ऐसा बदनाम किया कि जनता की नजर में संसद की कोई अहमियत ही नहीं बची। लोकतंत्र के जिस मंदिर को सहेज कर सम्मान के साथ रखा जाना था, उसे ही लोगों ने आग के हवाले कर दिया। संसद को प्रदर्शनकारियों ने लूट लिया, उन कुर्सियों को सिर पर उठा लिया जिन पर बैठकर नेता इसी जनता के लिए फैसले अपने तरीके से करते थे। नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए, सामान उठाकर अपना विरोध जताया, दुनिया को बताया कि उनके नेताओं ने नेपाल का क्या हाल कर दिया। नेपाल की संसद भवन को जलाने का ये वीडियो दुनिया भर के नेताओं को खबरदार करता है जो जनता की वोट का सौदा करते हैं। नेपाल में संसद जलाकर प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाया, सेल्फी ली। जीत के जश्न में जेन जी नाचते दिखे। नेपाल में ये सब इसलिए हुआ
क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जो बारी बारी से लूटमार करते रहे, लेकिन जनता ने उन्हें ही लात मारकर सिंहासन तोड़ दिया। संसद की दीवार पर लिखे इन शब्दों को देखिए, जिसमें केपी शर्मा ओली को चोर कहा गया है। जेन जी की सरकार आने की घोषणा है। केपी ओली को चेतावनी दी गई कि तुमने नौजवानों से गलत पंगा ले लिया। केपी शर्मा ओली 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उनका नाम जमीन घोटाले में सामने आया। आरोप है कि उन्होंने चाय बागान को कमर्शियल भूखंड में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी, जिसके बाद उनके खिलाफ अवमानना का केस चल रहा है। नेपाल की जनता ये सब कुछ सुनती सहती रही। वहीं प्रधानमंत्री रहे केपी ओली झूठा दिखावा करते रहे। नेपाल की ये तस्वीरें बताती हैं कि केपी ओली ने सिर्फ हवाई बातें की, जनता को कुछ नहीं मिला। वही नेता माल बटोरते रहे, जनता उबलती रही। नतीजा नेपाल के नेताओं के लिए उम्मीद से भी बहुत भयानक निकला है। स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया है, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लोग आते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना। काठमांडू में संसद को जलाने से पहले प्रदर्शनकारियों की भीड़ दोपहर में प्रधानमंत्री के घर की तरफ बढ़ी। ये वक्त था मंगलवार दोपहर का 12:40 का। लोग जैसे ही केपी शर्मा ओली के घर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की कमान 4 बार संभालने वाले और भ्रष्टाचार के आरोपी प्रधानमंत्री के घर को जलाकर राख कर दिया। हम लोग अब डरने का जरूरी नहीं है, पुलिस आए जो भी आओ, हम लोग मरने के भी तैयार है, लेकिन हम लोग को सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये युवा का आंदोलन है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये देश परिवर्तन करने के लिए ये आंदोलन है। पॉलिटिकल ये है ना, वो बहुत सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए हमको इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। आपको डर नहीं लग रहा है? इतनी बड़ी संख्या में पुलिस आ रही है यहाँ पे, डर नहीं लग रहा है? हमें ये देश के लिए आवाज उठाना है, तो हमें हमारा जान भी त्यागने के लिए तैयार है। सोचिए, जिस नेपाल को ना मुगल जीत सके और ना ही अंग्रेज गुलाम बना पाए, उस नेपाल को वहीं के नेताओं ने तबाह कर दिया। जिस देश को कोई गुलाम नहीं बना पाया, उसे लोकतंत्र के नाम पर नेताओं ने चीन के भरोसे छोड़ दिया। वहाँ के लोगों की जिंदगी को दावा है कि नर्क बना दिया। हमारा देश फेरी उठेगा, हमारा सिर फेरी वो माथी उठेगा, और हमारा सिर ये नेपाल का सिर है। संसार का लोग ने देखता है अब ये नेपाली क्या है। नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है। ये गुलाम नहीं है और उनका देश में करके काम नहीं करते हैं। नेपाल के गोरखा सैनिकों की बहादुरी सारी दुनिया में मशहूर है। नेपाल के लोग हमेशा से योद्धा रहे हैं, लेकिन नेताओं के परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने नेपाल की गत गुलाम देश जैसी करके रख दी, जिसके खिलाफ दशकों से उबल रहा गुस्सा फूट पड़ा। और सवाल ये कि क्या इस विद्रोह से विकास का नया सूरज नेपाल में उगेगा? केपी ओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। ऐसे हमारे देश को बहुत सारा स्टूडेंट लोग मर गया है, इसलिए हमें ये केपी को हमारे देश से निकालना चाहिए। केपी शर्मा ओली के लिए गुस्सा देखिए लोगों के मन में कितना रहा। पहले घर को खाक किया, गुस्सा शांत नहीं हुआ, फिर ओली टावर को वहां के युवाओं ने फूंक दिया। कुल मिलाकर वहां की सरकार ये दिखाने की कोशिश करती रही कि ये तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरुद्ध हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। अब वहां पर जो ओली टावर है, जो कि गृह जिले में है केपी शर्मा ओली के, उसको आग के हवाले कर दिया। केपी ओली का पैतृक जिला दमक है, वो पूर्वी नेपाल में आने वाली इस जगह पर केपी ओली के कुछ खेती की जमीन भी है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं वहां का हाल जानने के लिए। हमारे संवाददाता काठमांडू से अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं, नेपालगंज से आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले काठमांडू की स्थिति आपको दिखाते हैं। अमित, बताएं
इस समय की स्थिति वहां की, और एक तो कुल मिलाकर जो एक सरकार वहां पर दिखा रही थी ना कि देखिए जेन जी है, जहां ना समझ है, केपी ओली खासकर वो खुद आकर बोल रहे थे कि सोशल मीडिया के खिलाफ है, पर ये सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है। वहां पर लोग चाहते हैं कि ईमानदार नेता पद पर बैठे। बिल्कुल श्वेता, देखिए इनफैक्ट करप्शन के ही खिलाफ नहीं बल्कि नेपाल की रूलिंग और अपोजिशन दोनों ही पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ जेनजी का ये आंदोलन है। असल में हुआ क्या, जब ये सोशल मीडिया का बैन लगाया गया तो उससे कुछ दिन पहले स्थानीय लोग हमें बता रहे थे कि कई सारी तस्वीरें आ रही थी ऐसे नेताओं की जो पॉलिटिकल क्लास पावर में हमेशा से मेंटेन रहे हैं, उनके परिवार वालों की एक लैविश लाइफस्टाइल जीते हुए, छुट्टियां मनाते हुए बाहर। जब उन्होंने ट्रोल करना, क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उसके कुछ दिनों के बाद ये सोशल मीडिया का बैन आया, तो प्रदर्शनकारियों को या युवा पीढ़ी को ऐसा लगा कि अब क्या हमें आजादी भी नहीं है खुलकर बोलने की, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के खिलाफ। और एक टीस यहाँ युवाओं के मन में बड़ी दिनों से है और उनके परिवारजनों के मन में भी कि नेपाल के युवा पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए खाड़ी देश जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, और पॉलिटिकल क्लास कहीं इटली में, फ्रांस में छुट्टियां मनाता है, होटल्स ओन करता है, बिजनेस रन करता है। इस वजह से एक पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ माहौल बनता आया पिछले कई महीनों से। और एक शब्द आप बार बार सुन रही होंगी श्वेता, नेपो किड। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि सिर्फ और सिर्फ नाराजगी राजनेताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके बच्चों तक ये गुस्सा जा पहुंचा था। उन्हें लग रहा था कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, प्रदर्शनकारियों को, जेनजी को लग रहा था कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास और रूलिंग क्लास है नेपाल की, वो एक लाविश लाइफस्टाइल जी रही है, नेपोटिज्म का फायदा उठा रही है, बहुत ज्यादा बिना मेहनत किए। सही बात है कि वहाँ के जो आम लोग हैं, आम नौजवान हैं, दूसरी जगहों पर रोजगार की तलाश में जाना पड़ रहा है, और वो देख रहे हैं कि उन्हीं के अधिकार का जो पैसा है, जो उन्हीं के अधिकार का जीवन है, वो कोई और जी रहा है। और इस तरह की खुलकर अगर तस्वीरें हैं, देखिए वो वहाँ की सत्ता जाने, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर आलोचना का भी अधिकार नहीं रहेगा तो वो युवा आखिर क्या करेंगे। आशीष, आप बताएं, एक तो नेपालगंज का जो क्षेत्र, जिस इलाके में आप हैं, वहां पर क्या क्या हुआ है, वहां पर इस समय की क्या परिस्थितियां हैं, और अगर हम भारत से दूरी की बात करें, किस राज्य से, तो कितनी दूरी नेपालगंज की? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये लुम्बिनी है राज्य, और नेपालगंज जो भारत से लगा हुआ, यानी कि बहुत पास है, तकरीबन मान के चलिए 10 से 15 किलोमीटर दूरी होगी बॉर्डर की, उसके बाद ये है। लेकिन यहाँ के जो हालात है, फिर चाहे वो टैक्स का ऑफिस हो यहाँ पर, फिर चाहे नगर निगम का ऑफिस हो, या इसके अलावा कोई भी सरकारी ऑफिस हो, सभी को आग के हवाले कर दिया गया है। कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पर बचाव, यहाँ तक जो टैक्स यानी भंसार बनता है आने के लिए अंदर, उसको भी ऑफिस को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ जो नगर निगम के ऑफिस हैं उनको पूरी तरीके से कर दिया गया है। यहाँ तक जो पुलिस चौकियां हैं उनको भी आग के हवाले कर। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें दूर से देख पाएंगे कि पूरी लाइट कट चुकी है, तो दूर से जो लपटें आपको दिख रही होंगी आग की, वो एक जल रहा हुआ ऑफिस है, यानी कि वहाँ आग अभी भी लगी हुई है और लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद इकट्ठा होकर। तो ऐसे में अब तोड़फोड़ तो कॉमन सी बात हो गई है। इसके अलावा उन दुकानों को लेकर, फिर चाहे वो सरकारी, सबसे ज्यादा गुस्सा सरकारी प्रॉपर्टीज पर है, सरकारी ऑफिसों पर है, वहाँ के कागजों पर है, वहाँ के लोगों पर, जिस प्रकार से कामकाज चल रहा था। तो ये मान के चलिए कि पूरा नेपाल जो हम मान सकते हैं इस समय आग की धधकती आग पर है। और ऐसे में गुस्सा इतना है कि लोग शांत ही नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था। जिस लुम्बिनी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहां पर भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, वहां से शांति का संदेश, लेकिन जो युवा हैं वो कितने परेशान हुए हैं, कितने व्यथित हुए हैं। जो तस्वीरें नेपाल में आज हमने देखी है वो किसी देश में आपने नहीं देखी होंगी। आपने जरूर देखा होगा अफगानिस्तान में क्या हुआ था हाल फिलहाल, बांग्लादेश की तस्वीरें आपको याद आ रही होंगी, पाकिस्तान की तस्वीरें याद आ रही होंगी, लेकिन नेपाल में कमोवेश समूचे देश से ये तस्वीरें, और लगभग हर मंत्री, हर पदाधिकारी, हर पार्टी के नेता के विरुद्ध ये गुस्सा नजर आया। नेपाल का नौजवान खुश है, ये कहते हैं कि इन्हें भ्रष्टाचार से अब आजादी मिल गई।
नेपाल में 30 घंटे के भीतर ऐसा आक्रामक या यूं कहें कि हिंसक भी आंदोलन प्रदर्शन सड़क पर आकर नौजवानों ने किया, जहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद ये जीत का जश्न मनाने लगे। लेकिन जिस नेपाल में 240 साल की राजशाही के बाद केवल 17 साल का लोकतंत्र देखा गया, क्या वहां अब जनता के विद्रोह के बाद नया लोकतंत्र वापस जिंदा हो पाएगा? आग की तरह धधकते इस सवाल की वजह इन तस्वीरों के बीच छिपी है, जिन्हें एक एक करके आज आप देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि नेपाल में गुस्सा केवल सोशल मीडिया पर बैन लगने से नहीं भड़का, और नेपाल में जो कुछ हुआ है उससे क्या सीख भारत की राजनीति में लेनी जरूरी है। इसीलिए आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज, रोहित सिंह, पंकज दास और आशीष श्रीवास्तव नेपाल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर हर सवाल पर खबरदार करते हैं, जो दिखाते हैं कि नेपाल में सोमवार को शुरू हुए प्रदर्शन में 20 से ज्यादा लोगों की जान जाने के बाद मंगलवार सुबह से जब प्रदर्शनकारी सड़क पर केपी शर्मा ओली की सत्ता को उखाड़ फेंकने निकलते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए सरकारी इमारत के ऊपर से आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे, ताकि किसी तरह इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। लेकिन सारे गोले और गोलियां नेपाल की राजधानी काठमांडू में नाकाम साबित होते हैं। आप लोग क्या परिवर्तन चाह रहे हैं नेपाल में इस वक्त? इस वक्त हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा देश में जो युवा जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में केपी सरकार जो है ना, वो संपूर्ण जनता को निरंकुश शासन लाद रहा है, और युवाहरू जो चाह रहा है कि परिवर्तन चाहिए उसको, वो परिवर्तन देने के लिए युवा ने जो टीनेज युवा ने जो किया, वो उसके लिए जो अभी आंदोलन चल रहा है। और गुस्सा मंगलवार को इस कदर बढ़ता जाता है कि नेपाल की संसद धू धू कर जलती नजर आती। नेपाल में जिसे सिंह दरबार कहा गया, उसका जलना इस सवाल को खड़ा करता है कि अगर नाराजगी सत्ता के भ्रष्टाचार से है, तो फिर जनता के पैसे से बनी संसद को क्यों जला दिया गया? या फिर नाराजगी अब इस कदर है कि जनता सब कुछ नेपाल में बदल देना चाहती है। This protest is not only social media. It's protest for anti-corruption. भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, इसलिए करप्शन हुआ है। आज क्यों हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है प्रदर्शनकारियों को? हाँ, ये मजबूरी है हमारी। मजबूर युवा इतना गुस्से में आया कि नेपाल के राष्ट्रपति आवास तक पहुंचकर हमला कर दिया गया। प्रेसिडेंट हाउस में जमकर तोड़फोड़ नेपाल में की गई। इसके बाद केपी शर्मा ओली की सरकार के मंत्रियों के घर, दफ्तर पर अटैक होता है। केपी सरकार में वित्त मंत्री रहे विष्णु प्रसाद पौडेल को उन्हीं के घर के बाहर निकालकर गली में दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाने लगता है। ये वीडियो ध्यान से देखिए, जहां एक प्रदर्शनकारी कूदकर हमला अब तक वित्त मंत्रालय संभालते रहे पौडेल के ऊपर करता है, और इसके बाद एक शख्स नेपाल के वित्त मंत्री रहे पौडेल को बचाकर किसी तरह यहां से ले जाता है। लेकिन बच तो नेपाल के कानून मंत्री अजय चौरसिया भी नहीं पाए। ये नेपाल के कानून मंत्री रहे अजय चौरसिया का निजी घर है, जहां हमला करके प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। घर के भीतर से सारा सामान बाहर निकाला और कानून मंत्री के घर के बाहर ही माचिस लगाकर जला दिया। इससे पहले नेपाल के युवा प्रदर्शनकारी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे दीपक खड़का के घर को तहस नहस करके आगे बढ़े थे। आसमान से बरसते जिन नोट को अभी आप देख रहे हैं, ये नोट आंदोलनकारियों ने काठमांडू में नेपाल की अब तक रही केपी सरकार में ऊर्जा मंत्री के घर से निकाले और हवा में उड़ा दिए। प्रदर्शनकारी कहते हैं प्रधानमंत्री से लेकर एक एक मंत्री ने सरकारी विभागों में कमीशन खोरी की इतनी दीमक फैला दी थी कि ईमानदारी सारी तरफ चट की जा चुकी थी। इसीलिए ये गुस्सा फूटा है।
यहाँ का सरकार का जो करप्शन है, यहाँ को युवा का कोई रोजगार नहीं है, यहाँ का नेता लोग पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है, न व्यापारी को जीने देते हैं न युवा को जीने दे रहे हैं। ये सारे राजनेता जो बोल के बैठे हैं ना तीन, ये सब साला सब चोर है, सब गाली-गलौज की भाषा का प्रयोग न करें, आपने आराम से बात कर बताएं। यहाँ नाराजगी है आपको? एकदम नाराजगी है सर, हमारा नाराजगी नहीं है, संपूर्ण युवाओं का नाराजगी है, सारे व्यापारियों का नाराजगी है। बेरोजगारी दर का हिसाब भी देख लीजिए। 20 साल के भीतर 2004 से 24 का आंकड़ा कहता है जहां दुनिया में बेरोजगारी दर 6.3% से घटकर 4.9% हो गई, वहीं दक्षिण एशिया में बेरोजगारी दर 20 साल में 7.3% से 4.3% हुई। लेकिन नेपाल में 20 साल के भीतर जो बेरोजगारी दर पहले 10.7% थी वही अब भी है। इसीलिए जनता के विद्रोह की एक बड़ी वजह बेरोजगारी भी है, जहां सुबह 11:30 बजे ही नेपाल के गृह मंत्री के घर में आग लगा दी जाती है। भीड़ ने नेपाल के गृह मंत्री के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। नेपाल के गृह मंत्री का घर तक आंदोलनकारियों के गुस्से की आग से नहीं बचा। यानी नेपाल में मंगलवार को प्रधानमंत्री को जनता ने नहीं छोड़ा, न राष्ट्रपति को, न गृह मंत्री को बख्शा, न वित्त मंत्री जनता के गुस्से से बच पाए, न कानून मंत्री को कोई बचा पाया, न ऊर्जा मंत्री का घर बच पाया। लेकिन ये मत सोचिए कि केवल इतने भर से नेपाल में जनता का आक्रोश थम गया है। विद्रोह की अगली कड़ी आगे देखिए। और जब जनता नेपाल में मंत्रियों के घर में घुस कर उन पर हमले करते हुए दिखी तो अचानक एयरपोर्ट ऐसा लगा जैसे किसी टैक्सी स्टैंड पर तब्दील हो गया हो, जहां पर हेलीकॉप्टर खड़े हो ताकि उन नेताओं को जल्द से जल्द वहां से बचाकर ले जा पाए। अब इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के भैरवा हवाई अड्डे तक प्रदर्शनकारियों ने आज हमला कर दिया। इसकी वजह बताई जा रही है कि आंदोलनकारियों को लगा कि नेता हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए एयरपोर्ट के भीतर आगजनी की गई। गिन सकते हैं तो आप गिनिएगा। मंगलवार को काठमांडू एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर ऐसे खड़े हैं जैसे न जाने कब किसको लेकर यहां से भागना पड़े। लेकिन किसको? नेपाल के सत्ताधारियों को या फिर उन नेताओं को जो पहले सत्ता में रहकर मलाई खाते रहे। ये वो हेलीकॉप्टर हैं जो नेपाल के एयरपोर्ट पर स्टैंड बाई मोड में है। अगर आपको समझना है कि यह हेलीकॉप्टर क्यों भगाने के लिए नेताओं ने नेपाल में खड़े रखे तो समझिए, जनता केवल मंत्रियों को ही नहीं बल्कि मंत्रियों के करीबियों तक को मंगलवार को नेपाल में छोड़ने के मूड में नहीं थी। ये वीडियो ध्यान से देखिए, जहां पानी के बीच भागता हुआ एक शख्स है। ये प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली के करीबी महेश बसनेत हैं। पहले मंत्री भी रहे हैं जो हेलमेट पहनकर जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए भाग रहे हैं। लेकिन नेपाल में प्रदर्शनकारी इन्हें दौड़ाकर पीटते हैं। डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि नेपाल में काठमांडू के भीतर कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर आग में झोंक दिया जाता है। सत्ता में शामिल नेपाल कांग्रेस के दफ्तर को भी धनगढ़ी में आग लगा दिया गया। सामान निकालकर पार्टी कार्यालय का बाहर फेंका, आग में झोंक दिया। जब ये हालात हो गए कि न मंत्री बचे, न मंत्रियों के घर, न पार्टी का दफ्तर। आप देखिए तस्वीरें दिखाती भी किस कदर ये गुस्सा है इन लोगों का, और यही वजह है कि यहाँ सड़क से लेकर ऑफिस से लेकर कई घरें पूरे नेपाल में इस तरीके की तस्वीरें चारों तरफ से दिखाई दे रही हैं। और ये लपटे कहीं ना कहीं दूर तक अभी भी लोग रुकने का नाम नहीं। अगर मैं दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ गुस्सा है उन लोगों का जो सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इसी को लेकर ये पूरे नगर निगम का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा ऑफिस था उसको आग के हवाले किया गया है। और हजारों की तादाद में यहाँ पर युवा और यूथ प्रदर्शनकारी मौजूद थे। और अभी भी बाहर का जो एरिया अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। और इसको कभी भी लगातार लोग रुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो फिर नेपाल के आसमान में सेना के सहारे मंत्रीगण अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे। नेपाल सेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें बचाने की कोशिश शुरू होती है। दावा होता है कि सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सत्ता में शामिल मंत्री और उनके घर वालों को सुरक्षित जगह ले जाने की तैयारी होती है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा,
जहां मंत्रियों का आवास बना है, वहां ये हेलीकॉप्टर मंत्रियों को बचाने के लिए लाया जाता है। नेपाल आर्मी के कुछ जवान यहाँ पर रेस्क्यू करा के कुछ लोगों को लाते हैं। ये किस मंत्री या बड़े नेता के घर वाले हैं साफ पता नहीं चलता, लेकिन हेलीकॉप्टर दिखता है, जवान दिखते हैं और कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिन्हें बचाकर सुरक्षित यहाँ पहुँचाया गया। ये महाराजगंज आर्मी बैरक है जो काठमांडू के भीतर ही आती है। इस बीच दोपहर 2 बजे मंगलवार को मंत्रियों के घर में आग लगानी जनता ने शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मंत्रियों को आर्मी के हेलीकॉप्टर से बचाकर ले जाने की कोशिश हो रही है। वहीं हेटोडा में कई मंत्रियों के घर जलाकर खाक कर दिए जाते हैं और लोग बाहर मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, नारे लगाते हैं। यानी जब मंत्री अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का जुगाड़ कर रहे थे, तब जनता गुस्से में उनका घर फूंकने में जुट गई। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में एक बात है जो इस विरोध को बहुत अलग बना रही है बाकी क्षेत्रों के विरोध से, वो ये कि केवल मौजूदा सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ गुस्सा नहीं फूट रहा वहां के युवाओं का, बल्कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जो पहले कभी सरकार में रहे, उनके विरुद्ध भी गुस्सा फूट रहा है। उनके घरों को भी आग के हवाले किया गया है। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह भी हुई कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जब आग के हवाले किया गया तो उनकी पत्नी जल गई और जलकर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सीधे तौर पर देखिए तो अगर पूर्व प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध भी गुस्सा दिखता है तो इसका सीधा मतलब है कि पीढ़ियों की नाइंसाफी का विरोध है ये। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल, तीनों के घर नेपाल में जनता हमला कर देती। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? नाराजगी भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सत्ता के साथ विपक्ष को लेकर क्या इस कदर हुई कि नेपाल में 17 साल के लोकतंत्र में पहले भी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे उनके घर हमला कर दिया गया। और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर होता ये प्रदर्शन इतना हिंसक हो चुका है कि पूर्व पीएम झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो जाती है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को उनके घर में आग लगाई, जिसमें गंभीर रूप से वो जली। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और अब इस वीडियो को देखिए जहां गुस्साए युवाओं ने नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को उनके घर में घुसकर पीटा है, उनकी पत्नी पर हमला किया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी आरजू राणा तो खुद इस वक्त सरकार में विदेश मंत्री हैं, उन्हें भी पीटा जाता है, घर में घुसकर मारा जाता है। किसी तरह इन्हें सेना के जवानों ने बचाया। इससे पहले नेपाल में पुष्प दहल कमल उर्फ प्रचंड, जो केपी ओली के बाद सबसे लंबे वक्त तक नेपाल में प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। अब केपी ओली के विरुद्ध जो गुस्सा है वो अब समझिए कि किस तरह के आरोप ओली पर है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कई उद्योगपति ऐसे हैं जिनके करीबी होने के कारण उनकी मदद का आरोप दावा किया जाता है। केपी ओली परिवार की बेनामी संपत्ति है। नेपाल में सभी नेताओं के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा ओली के खिलाफ। इसकी वजह यह है कि नेपाल में पिछले 17 सालों से लोकतंत्र है, जिसमें केपी शर्मा ओली ने तकरीबन 2000 दिन तक राज किया। वहीं एक और कम्युनिस्ट नेता और चीन समर्थक पुष्प कमल दहल 1151 दिनों तक पीएम रहे। इसके अलावा बाबूराम भट्टाराई और खिलराज रेग्मी ने भी नेपाल की कमान संभाली। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नेपाल में लोकतंत्र के 6205 दिनों में से 50% 2 लोगों की ही सरकार रही। यह केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड। इसमें केपी शर्मा ओली सबसे ज्यादा करीब 2000 दिन तक नेपाल के पीएम रहे, इसीलिए उनके खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है। नेपाल में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, सभी प्रमुख प्रधानमंत्रियों के दामन भ्रष्टाचार से दागदार हैं। दहल पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला है। केपी शर्मा ओली पर विमान खरीद घोटाले में शामिल होने का आरोप है। मधव नेपाल, बाबूराम भट्टाराई और खिलराज नेग्मी पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में नेताओं ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेताओं ने एक दूसरे को भ्रष्टाचार की जांच के खिलाफ कवच दे दिया। पहला लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद से ही नेताओं ने आपसी बंदरबांट शुरू कर दी। इसीलिए नेपाल के सभी बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, क्योंकि दावा है कैबिनेट के फैसले को जांच से छूट मिली हुई है, जिससे सरकार किसी की भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। अगर एक लाइन में कहें तो नेपाल को सबने लूटा बारी बारी, इसीलिए जनता ने ऐसी आग लगाई। विपक्ष के नेता पे भी इस वक्त एकदम नाराज है, प्रचंड भी हम नाराज है, और उसे शेर बहादुर देवा और गगन थापा भी, क्योंकि ये सब एक मिलकर एक भाग सब बार बार प्रधानमंत्री और विभिन्न पोस्ट पर जाकर वो सब खा रहे हैं। समाधान क्या है? इसका हिंसा हिंसा समाधान नहीं, फिर इसका क्या चाहिए कि हमको नेपाल में एक तो सबसे प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री बोलते हैं उसको, वो चाहिए, और चुस्त दुरुस्त शासन प्रक्रिया चाहिए, और 5 वर्ष तक जैसे बालन जैसा, रवि लामी छाने जैसा आदमी इस देश में चाहिए, जो करप्शन के विरुद्ध में लोगों को ऊपर शोषण कर रही है। इसी के विरुद्ध में ही जेनजी जेड का जो आंदोलन शुरू हुआ है वही है ये। किस बात की, क्या चीज का भ्रष्टाचार है, क्या होता है? देखिए, यहाँ सरकारी सिस्टम में हर एक तह में अपना लेवल का भ्रष्टाचार है। आप कोई काम करवाने जाइएगा बिना कमीशन का होने वाला नहीं है। बोलने के लिए डेमोक्रेसी है, ठीक है। मैं इंडिया में भी पढ़ा हूँ, मैं चाइना में भी पढ़ा हूँ। इंडिया में कहाँ पढ़े हैं? मैं केरला में पढ़ा हूँ। ओके, आगे बताइए जी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री है। मैं अपने लाइफ में यहाँ पे मोनार्की भी देखा, कम्युनिज्म भी देखा, डेमोक्रेसी भी देखा, सिर्फ नहीं देखा हूँ डिक्टेटरशिप, जो तानाशाही होता है ना, वो नहीं देखा हूँ। अभी जो नेपाल में है वो तानाशाही है, इसको डेमोक्रेसी हम लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग पीसफुली, उन लोग के पास वेपन्स थोड़ी ना है कि आप एक दिन में 20 मर्डर कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ करप्शन में पकड़ाएगा, कोई भी पॉलिटिशियन कुछ भी करेगा तो राजीनामा, ठीक है। आप सिर्फ पोस्ट छोड़ने से आपका क्राइम तो नहीं छुप जाएगा ना। अच्छा, 20 मर्डर्स हुए हैं। दो तीन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? नौबत नेपाल में क्यों आई? ये नौबत नेपाल में इसीलिए आई क्योंकि वहां के लोगों ने साफ साफ देखा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके जो बच्चे हैं वो तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और नेपाल के नौजवानों को दूसरे देशों तक में भटकना पड़ रहा है एक रोजगार के लिए। तो इसी करप्शन के विरुद्ध, यानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और इसी जो नेपोटिज्म है उसके विरुद्ध, यानी वंशवाद जो वहां पर चल रहा है उसके विरुद्ध नेपाल के युवा, नेपाल के लोग सड़कों पर उतर आए। नेपाल में अचानक हिंसा क्यों भड़की, इसे समझने के लिए आपको उसके सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले हैशटैग को देखना होगा। रियलिटी के थाहा छ, यो कमेन्ट हेर्नुस् जसले वास्तविकता बोलेको छ। राजनीति भ्रष्ट हुन सक्छ। नेपाल के सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो किड, हैशटैग नेपो बेबी और हैशटैग पॉलिटिशियन नेपो बेबी नेपाल हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यानी छात्रों का गुस्सा नेपो किड मतलब नेताओं के उन बच्चों के खिलाफ भी है जो अय्याशी भरी जिंदगी दावा है कि जी रहे हैं, लेकिन नेपाल के देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं। छात्रों का अभियान नेपाल की राजनीति में पनप चुके वंशवाद, विशेषाधिकार की संस्कृति और भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरा। नेपाल के आम नौजवानों में नेपो किड यानी नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद को लेकर भारी गुस्सा है। यानी एक तरफ नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों को मिलने वाली मलाई है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को 2 रोटी मिलना मुश्किल। नेपाल के युवाओं ने हाल के दिनों में देखा है कि राजनेताओं के बच्चे विदेशों से महंगी और लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, आलीशान सामान ला रहे हैं, उनका रहन सहन अमीरजादों जैसा है, जबकि आम परिवारों के बच्चे बेरोजगारी या प्रवासी मजदूरी की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से नेपाल के सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों के आलीशान जीवन की तुलना आम लोगों से होती रही। इस तरह के वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है कि नेपाल में नेताओं के बच्चे कैसे महंगी घड़ियां पहन रहे हैं। दावा की ये घड़ी $10,000 से ज्यादा की, जिसकी कीमत भारतीय रुपए में 9 लाख के आसपास है। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें कहा जाता है कि नेपाली नेता ने जो जूता पहना वो करीब 1.5 लाख रुपए का है। विक्रम त्रिपाठी नाम के इस नेपाली नौजवान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्ता जनता की होती है, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त नेताओं की नहीं।
अब उन नेताओं को सत्ता से बेदखल करने का समय आ गया है जो पिछले 30 सालों से सत्ता और जनता के पैसे का मजा लूट रहे हैं। नेताओं के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं। विदेशों में पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ क्या करें? काम है, रोजगार है ये जीडीपी का डाउन है, तब पर भी सरकार को सोचना चाहिए। अभी स्थिति नहीं है, उस हिसाब से हम लोग फेसबुक अभी बंद कर चुका है। उस हिसाब से जीडीपी मजबूत होता तो करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मा जी ये बताइए, नाराजगी केवल फेसबुक और ये सब ट्विटर बंद करने से है या किस बात को लेकर? नाराजगी तो बहुत कुछ से आपको, ठीक है, हम लोग बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, पर नेता लोग समझ रहे हैं, उन लोग कुछ कर नहीं पाएगा। भ्रष्टाचार बहुत है क्या? बहुत है नेपाल में। परिवारवाद भी है क्या? जाओगे आप कहीं भी जाओ, बिना कमीशन के काम नहीं होगा। इस विरोध के चलते युवा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर और कुछ विपक्षी नेताओं ने 7 सितंबर को #No More Corruption और #वेकअप चैलेंज के जरिए 8 सितंबर को संसद के पास बानेश्वर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। असर इतना हुआ कि 8 सितंबर को बड़ी तादाद में लोग संसद के पास इकट्ठा हुए और नेपाल में विरोध की आग भड़क उठी। आप देख सकते हैं ये भंसार कार्यालय है जिसको जो है यहाँ के युवा आग के हवाले कर दिए हैं और उसमें आग लगा दिए हैं। यहीं से जो है जो भारतीय पर्यटक होते थे या फिर किसी भी देश के पर्यटक होते थे जो अपनी गाड़ियों से नेपाल में घूमने जाते थे, वो यहाँ से बाकायदा जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे, उसके बाद जो है उन्हें नेपाल में जाने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन अब जो है इसे भी आग के हवाले कर दिया गया है। अब ये तस्वीर देखिए जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर सिंह देउबा की है, जिन्हें अपने पिता के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दिया गया। नेपाल के नौजवानों को 26 साल के जयवीर की राजनीति में इस तरह से एंट्री खलती है, वो भी ऐसे वक्त में जब आम नेपाली पैसों की तंगी के चलते यूक्रेन युद्ध में अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। जब ये तस्वीर यूक्रेन युद्ध से नेपाल पहुंची तो वहां पर नेपो किट को लेकर गुस्सा और बढ़ा, क्योंकि लोगों को लगा कि सरकार की नाकामी की वजह से ऐसा हो रहा है जहां आम लोगों की कोई अहमियत नहीं है। इस तरह नेपाल में जो आग लगी उसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। जनता का गुस्सा नेताओं की हर अय्याशी से धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा, जो सोमवार को ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। पूरा नेपाल इस समय अगर देखिए तो इस तरह से लगता है जैसे आंदोलनकारियों के कब्जे में है। और वहां पर ताजा खबर ये भी आ रही है कि नेपाल पुलिस ने सरेंडर कर दिया है आंदोलनकारियों के विरुद्ध। इससे जुड़ी हुई तस्वीर सामने आ रही है जहां सरेंडर करते हुए पुलिसकर्मी जाते हुए दिख रहे हैं। और इससे पहले आज ये खबर भी आई कि कई प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी लूट लिए हैं। वहां की पुलिस के लिए भी ये समझा जा सकता है, क्योंकि जो गुस्सा है वो निकल रहा है वो सरकार के खिलाफ। पुलिस कर्मियों के लिए भी मुश्किल है, लगभग समझ लीजिए अपने ही बच्चों पर गोलियां इस तरह से चलानी उन्हें पड़ रही हैं। 20 नौजवानों की मृत्यु एक ही दिन में प्रोटेस्ट के दौरान हो गई। अब पुलिसकर्मी सरेंडर करके जाते हुए दिखते हैं, प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों के हथियार लूट रहे हैं, ये भी खबर है। स्थिति काबू में नहीं बल्कि चिंताजनक लगातार बनी हुई है। जेन जी यानी कि बिल्कुल आज की जो पीढ़ी है उसका जो ये आंदोलन है उसमें किस तरीके से, क्योंकि इसको कोई लीड नहीं कर रहा है, कोई ऐसा लीडर उसका नहीं है। हाँ, संगठित करने के लिए एक एनजीओ का नाम जरूर सामने आया था, पर वहां पर अगर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध रहा, तमाम तरह के प्रतिबंध रहे, तो किस तरीके से एक दूसरे को निर्देश इन सब ने दिए, किस तरीके से इन सब ने जाना कि कहां पर प्रदर्शन करना है, क्या विरोध है, क्या एजेंडा है, आज तक इसकी तह तक गया। एक गेमिंग ऐप जिसकी वजह से नेपाल में पूरी सरकार घंटों के अंदर ही बदल गई। हम बात कर रहे हैं डिस्कॉर्ड की, जिसका इस्तेमाल आमतौर पे ऑनलाइन कंप्यूटर गेम्स खेलने वाले करते हैं, लेकिन नेपाल में कहीं ना कहीं ये जेन जी प्रोटेस्ट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह इस्तेमाल हुआ। कुछ इस तरह का एक लेआउट होता है डिस्कॉर्ड का, आप देख सकते हैं। इसमें यूजर्स वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मीडिया शेयरिंग ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन एक खास बात है, इसमें आप अपने सर्वर बना सकते हैं। इस सर्वर का नाम है यूथ अगेंस्ट करप्शन, और इसमें एक मैसेज आता है सुबह 6:30 बजे, डिस्ट्रॉय द एयरपोर्ट रनवेज एंड बर्न डाउन प्लेन्स, इफ यू हैव फायरवर्क प्लीज यूज देम नियर एयरपोर्ट। यानी आप एयरपोर्ट पे जाइए, वहां पे रनवे को नुकसान पहुंचाइए, एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाइए, अगर आपके पास आतिशबाजी है उसे जलाइए, अगर आपके पास ड्रोन है उसका इस्तेमाल कीजिए। इसका नतीजा ये हुआ कि काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज पूरी तरह से एक तरह से इनऑपरेशनल हो गया। बाद के मैसेजेस अगर आप देखें तो पॉलिटिशियंस के, ऑफिशियल्स के घर का पता गूगल मैप्स पे दिए गए कि यहाँ पहुँचना है आपको और यहाँ पे प्रदर्शन करना है। इसके अलावा न सिर्फ पॉलिटिशियंस,
पॉलिटिशियंस की फैमिली मेंबर्स की पहचान की गई और कहा गया उन्हें आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए। बाद में हालांकि इस बात की अपील भी की गई डिस्कॉर्ड पे ही कि आप वापस लौट जाइए, घर आ जाइए, अब वापस आने का टाइम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गेमिंग ऐप जो कि यंग यूजर्स में बहुत ही पॉपुलर है, वो एक वर्चुअल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का, और उसका इस्तेमाल हुआ जिसने कि कुछ ही घंटों में नेपाल में पूरी सरकार गिरा दी। में जो जेन जी है वो किसे चाहता है कि देश की कमान सौंपी जाए, ये भी हम आपको बताते हैं। काठमांडू के मेयर हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए थे, ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो युवा हैं, जो जेन जी हैं, उनके अनुसार बालेंद्र शाह को, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को देश की कमान सौंपी जाए। बालेंद्र शाह एक सिविल इंजीनियर हैं, एक रैपर हैं। साल 2022 में वो काठमांडू के 15वें मेयर बने। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीतकर उन्होंने इतिहास बनाया। काठमांडू की सड़कों, फुटपाथ की साफ सफाई, निजी स्कूलों पर नकेल के चलते वो लोकप्रिय हो गए। बालेंद्र शाह की बेदाग छवि है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, नौजवानों को ये बहुत पसंद आती है। टाइम मैगजीन ने 100 उभरते नेताओं की सूची में उनका नाम शामिल किया था। बालेंद्र शाह ने उनकी उम्र 28 साल है, इसीलिए वो जेन जी आंदोलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। और अब आपको कुछ और विश्व की खबरें दिखाते हैं, जहां पर इजरायल की जो हमास पर कार्रवाई चल रही है उससे एक नया संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि कतर में हमास के वरिष्ठ अधिकारियों पर हवाई हमला किया गया है। कतर की राजधानी दोहा में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। यह हमला दोहा के कटारा इलाके में किया गया। हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो मलबे में तब्दील हो गई है। इजरायल के इस हमले को एक बड़े कूटनीतिक संकट की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि आपको हम ध्यान दिला दें कि कतर मध्य पूर्व में अमेरिका का करीबी देश है, हालांकि वो हमास का समर्थक है। तो कतर में जो हमला किया है इजरायल ने, उससे आगे क्या होगा?